हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल को फिलहाल जमानत भी मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने पर दोषी करार दिया गया था। हालांकि राहुल को मिली जमानत। राहुल गांधी दोषी करार किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार। सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दी। 15,000 के निजी मुचलके पर मिली जमानत। सजा के ऐलान के बाद कोर्ट ने जमानत दी। सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को मिली जमानत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को मिली जमानत। सजा के ऐलान के बाद कोर्ट ने दी राहुल गांधी को जमानत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राहुल गांधी को फिलहाल जमानत भी मिल गई है। 15,000 के निजी मुचलके पर मिली राहुल को जमानत। राहुल गांधी को मिली जमानत। 15,000 के निजी मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। राहुल गांधी धारा 504 के तहत तो दोषी करार। मानहानि केस में सूरत कोर्ट का बड़ा फैसला। राहुल गांधी को हालांकि जमानत मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। $15,000 के निजी मुचलके पर राहुल को मिली जमानत। सूरत मोदी सरनेम पर विवादित बयान मामले पर आपको बता दें कि राहुल को जमानत मिली है। राहुल गांधी को आपको बता दें कि फिलहाल जमानत मिल गई है। सजा के ऐलान के बाद कोर्ट ने दी जमानत। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर निकुल पटेल, कांग्रेस प्रवक्ता गुजरात से जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ मलिक जावेद अंसारी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ दोनों कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत निकुल जी मैं आपसे करना चाहूंगी। राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है, 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। सबसे पहले तो क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरह आज कोर्ट ने राहुल गांधी जी को दोषी करार दिया है, तो पूर्णेश मोदी करके जो व्यक्ति है उन्होंने ये केस दर्ज किया था जी। जुडिशरी का हम विश्वास करते हैं और संविधान में बिलीव करते हैं। हम बहुत बार जेल जा चुके हैं, कांग्रेस के कई नेता जेल जाते हैं। अगर देश के लिए, अगर सच बोलने के लिए अगर राहुल गांधी जी को जेल जाना होगा तो वो जेल भी जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो जिस तरह उन्हें बेल मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। हम आगे कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि इस देश में भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि चमरबंदियों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये चमरबंदियां आज भी देश में खुले घूम रहे हैं। गुजरात के अंदर ही अभी एक डेटा बाहर आया था कि 23,000 से ज्यादा दोषियों को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। परंतु राहुल गांधी जी का केस था, कांग्रेस का केस था, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह कांग्रेस के पीछे पड़ी और खास करके राहुल गांधी जी के पीछे है। तो हमें कोई चिंता नहीं, अभी हमें जुडिशरी पे बिलीव है। और अगर देश के हित में, अगर देश के लिए बोलने में, क्योंकि हमें पता है कि नीरव मोदी और ललित मोदी किस तरह देश का पैसा लूट के आज बाहर चले गए, पर वो लोग को लाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सक्षम नेता या कोई भी सक्षम मंत्री या कोई भी सक्षम अधिकारी आज तक उनको पकड़ के वापिस नहीं लेकर आया है। फिर भी हमें जुडिशरी पे बिलीव है। राहुल गांधी जी को आज सजा हुई है, उसमें जुडिशरी ने जो भी निर्णय किया है उसको आगे हम बड़े कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और अगर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, राहुल गांधी जी स्पष्ट कहते हैं डरना नहीं है। अगर किसी देश हित में जेल जाना पड़े तो जेल जाने के लिए भी हम तैयार हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये भी जानकारी मिल पा रही है निखिल जी की उनकी सदस्यता को भी रद्द किया जा सकता है, तो उसको लेकर भी आपको क्या लगता है? क्योंकि हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को मैं बता सकता हूं कि ब्रूटल डेमोक्रेसी है, मेजोरिटी के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह संसदीय इतिहास में पहली बार देश के अंदर शासक पक्ष द्वारा जिस तरह संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है, खूब दुखद घटना है। और लोगों को ये समझना चाहिए कि लोक प्रतिनिधि जो चुन के संसद के फ्लोर पर आते हैं वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये प्रस्थापित करना चाहती है, देख लो अगर तुम कुछ बोले तो ऐसा हाल हो सकता है, अगर इसका ऐसा हाल हो सकता है तो आपका कैसा हो सकता है। मुझे भी लास्ट सैटरडे को जिस तरह पुलिस ने अमित शाह के कार्यक्रम में, मैं खुद सेनेट मेंबर था, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम हो और मुझे जिस तरह पुलिस ने 200 मीटर घिसट के जीप में डाल के जिस तरह 5 घंटे तक डिटेन किया, दिखा रहा है कि देश के अंदर तानाशाही बढ़ गई है और हम तैयार हैं लोगों के लिए जेल जाने के लिए भी। ठीक है। मैं आपका यहाँ पर जावेद अंसारी जी रुक करना चाहूंगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं राहुल गांधी की जिस तरीके से 2 साल की उनको सजा सुनाई गई है? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि बेल जो होता है वो राइट होता है, संवैधानिक राइट होता है, और जेल जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और बेल मिलना जो जरूरी होता है वो अनुच्छेद 21 जो संविधान का है उसके अंतर्गत बेल दी जाती है। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि नकुल भाई की बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेसी कोई डरता नहीं, ना माफी वीर है, ना माफी मांगते हैं, और जेल जाना पड़ेगा हम जेल जाएंगे। और दूसरी बात, नेहरू जी 9 साल से 10 साल जेल में रहे देश के लिए, अगर राहुल जी भी जेल जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है, सारी संस्थाओं को दबा के काम कर रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। और आपने अभी एक सवाल उठाया था सदस्यता रद्द होगी, तो कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने खिलाफ आवाज नहीं सुनना चाहते और जो सच बोलता है उसको डराने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ना कभी डरी थी, ना डरेगी, और आगे भी लड़ती रहेगी और देश के मुद्दे उठाती रहेगी। ठीक है, वापस आएंगे। बिलाल सब्जवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं? राहुल गांधी आज दोषी करार किए गए हैं और जो 2019 का लोकसभा में उन्होंने जो मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, कथित टिप्पणी, उसको लेकर यहाँ पर आज उनको सजा सुनाई गई है 2 साल की। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पर। अनम्यूट कर लीजिए बिलाल सब्जवारी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए, राजनीति में इस तरह के घटनाक्रम समय समय पर होते रहते हैं।
राहुल गांधी यकीनन इस देश के सम्मानित नेता हैं। विपक्ष में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मोदी और राहुल गांधी का टकराव राजनीति में, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में सभी लोग जानते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी को खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के तहत घेरने की कोशिश कर रही है, उसमें राहुल गांधी समय समय पर बहुत मजबूत होते नजर आए। लेकिन जहां तक इस 2 साल की सजा का सवाल है, इसका एक्सप्लेनेशन इनके लीगल एडवाइजर्स, इनके लीगल पैनल प्रॉपर डिस्कशन में लगे हुए हैं। इसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा और इसको कोर्ट लीगल इशू की तरह हैंडल किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अनुषंगिक संगठन अगर जितना हमलावर होंगे, राहुल गांधी विपक्ष में उतने ही मजबूत होकर उभरेंगे। यकीनन राहुल गांधी देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारतीय राजनीति में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। जहां तक इस सजा का सवाल है, इसकी एक लीगल डायमेंशन है जिसको कांग्रेस का लीगल एडवाइजर्स, लीगल पैनल इसको बहुत ही गंभीरता से डिस्कस करके इसके लीगल डिस्कोर्स को आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखें तो ये राजनीतिक मसला है। विपक्ष के नेताओं पर जब सरकारें हमलावर होती हैं, इस तरह के रेस्पॉन्ड विपक्ष किस तरह से करता है, अब ये देखने वाली बात है। लेकिन इसमें विपक्ष के नेता की छवि को एक सिंपैथी जरूर मिलती है। जी बिल्कुल। हमारे साथ श्रद्धा राजपूत जी भी जुड़ चुकी है, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है। श्रद्धा राजपूत जी, क्या कुछ कहना चाहती है? राहुल गांधी आज 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जो रैली हुई थी, उस रैली में आज जो 504 धारा के तहत उनको दोषी करार दिया गया, जो मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने कथित टिप्पणी की है। सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अनम्यूट कर लीजिए श्रद्धा जी। आपको अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पहली बात तो मैं इस देश के लोकतंत्र और न्यायतंत्र में विश्वास रखती हूँ। अगर राजनीति का इतना ही निचला स्तर है कि आप जातिगत टिप्पणियां करेंगे, आप लोगों को नीचा दिखाएंगे, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, अगर आपके पास कोई ठोस मुद्दे जनता जनार्दन के, लोकतंत्र के हैं, उसमें उठाने से अगर आप विफल रहेंगे और जातिगत टिप्पणी करेंगे और भारत देश में करेंगे, तो इसके लिए न्यायतंत्र ने आज उन्हें जो सजा सुनाई है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। राजनीति करनी है, चलो हम तो लोग ऐसे परिवारों में से आते हैं कि कभी हमारे परिवारों का कोई राजनीतिक घराना नहीं रहा, कोई ताल्लुक नहीं रहा, फिर भी एक भारत के संस्कार हमें इस तरह से दिए गए कि संयमित भाषा कैसी होनी चाहिए पब्लिक लाइफ के अंदर। राहुल गांधी जी की तो फैमिली का इतिहास ही रहा है कि वो राजनीति में रहे। इसके बावजूद भी अगर उन्हें संयमित भाषा इस्तेमाल करनी ना आती हो, उसका चयन कैसे करना चाहिए, और जातिगत टिप्पणी करना, लोगों को निम्न स्तर का बताना, नीचा बताना, आए दिन कांग्रेस के प्रवक्ता प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन्होंने कितनी टिप्पणियां की और इसकी वजह से देश के लोकतंत्र ने क्या जवाब दिया, ये भी लोगों के सामने है। तो मुझे लगता है कि अगर आप राजनीति में हैं और आप सिर्फ सभ्य भाषा का सभ्य प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जो न्याय तंत्र को करना चाहिए था आज किया है, न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, लेकिन आज आम नागरिक के रूप में भी ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, जावेद अंसारी जी, इसके बाद आती हूँ मैं। सजा सुनाई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे सभी लोगों को, जो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म में हैं, उन सभी को पता चलेगा कि अगर आपने पब्लिक लाइफ चूज की है, आपने अगर चुना है कि आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, तो जो भाषा का नियमन और जो डिसिप्लिन होनी चाहिए वो सबके लिए होनी चाहिए। जी, जावेद अंसारी जी। जी, भाजपा की प्रवक्ता साथी ने कहा कि जातिगत टिप्पणी की है। जातिगत टिप्पणी नहीं थी, ये केवल ललित मोदी और नीरव मोदी को लेकर टिप्पणी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे पास ऑर्डर आने दीजिए, जजमेंट आने दीजिए, उसका पूरा एनालिसिस होगा, हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे और पूरा हमें उम्मीद है कि एक्विटल होगा। दूसरी बात, ये सभ्य भाषा का प्रवचन दे रही थी भाजपा के प्रवक्ता। पहले मोदी जी को प्रधानमंत्री, जो प्रधान सेवक अपने आपको कहते हैं, उनको सभ्य भाषा सिखाइए। क्या क्या बोलते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, क्या बोलते हैं, जर्सी काऊ, कांग्रेस की विधवा। तो भाषा तो आपने स्तर बिकारा है देश की राजनीति का। तो पहले आपको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि भाषा सभ्य क्या होती है। कंपटीशन तो आप लोग कर रहे हैं ना, हम तो कंपटीशन कभी नहीं करते। कंपटीशन नहीं लगवा रहे, मैंने आपको तथ्य बताए, आप देखिए, आपको तथ्य बताए, आपको तथ्य बताए, आपको देखिए तथ्य बताए, आपको बुरा लग रहा है, आपको तथ्य बताए, आपको बुरा लग रहा है। तथ्य है ये पब्लिक डोमेन में, मैं अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में। आप कहो तो अभी वीडियो प्ले कर सकता हूँ मैं। कोई पता ही नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म पे किस भाषा का चयन। अरे ये तो प्रधानमंत्री जी को सिखाइए, संसद में झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, संसद में झूठ बोलते हैं, संसद में।
लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलते हैं आपके नेता। हो जाता है, इसी से तय हो जाता है कि आपकी शब्दावली क्या रही प्लेटफॉर्म पर। अरे मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े नेता है देश के। ठीक है जावेद अंसारी जी और श्रद्धा जी, मैं वापस आऊंगी आप सभी के पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आपको बता दें कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, हालांकि उनकी जमानत भी हो चुकी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लगातार हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है, जिसमें उनको 2 साल की सजा हुई है। फिलहाल उनको जमानत भी मिल गई है। चर्चा इसी पर हम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगी निकुल पटेल जी, आपका जिस तरीके से यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि ये जो टिप्पणियां आजकल हो रही हैं, अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से सदन की कार्रवाई जो है वो भी ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है, या यूं कहे कि हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। तो ये जो डिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं अब खोता हुआ हर जगह दिखाई दे रहा है कि लोग अपनी मर्यादाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं, और इस तरीके की चीजें आए दिन सदन में भी देखने को मिलती हैं। अनम्यूट कर लीजिए निकुल जी। हेलो जी हाँ बोलिए। देखिए निकुल जी, नहीं सुन पाया। हाँ निकुल जी, देखिए लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सदन में भी पिछले कई दिनों से जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मर्यादा जो है वो हम लोगों में देख रहे हैं कि अब नजर नहीं आती है। जिसका जो मन आता है वो इस तरीके की बयानबाजी भाषण करता हुआ नजर आता है। बात सिर्फ राहुल गांधी की हम नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम विपक्ष की बात कर रहे हैं, हम सत्ता पक्ष की भी बात कर रहे हैं। और जो कि काफी अशोभनीय हो जाता है, क्योंकि सदन को सभी सुनते हैं, आम जनता सुनती है। नहीं सही बात है मैडम, जब भी कोई राजनीति में होता है और जाहिर शायद कुछ नेट इशू होने की वजह से निकुल जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। बिलाल जी, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आजकल जो दौर देखने को मिल रहा है सदन में कि किस तरीके की बयानबाजी होती है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भाषा की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी ये एक दूसरे के पूरक हैं। देख जब आप भाषा की अभिव्यक्ति चाहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। और खास तौर से जब कोई बयान संसद के भीतर दिया जाता है तो वो लोकसभा की परिधि से, वो न्यायपालिका की परिधि से बाहर होता है जी। पार्लियामेंट के जो इश्यूज होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कस किए जा सकते हैं। उसका प्रेरोगेटिव स्पीकर के पास हो सकता है कि कौन सी भाषा संसदीय है और कौन सी भाषा असंसदीय है। लेकिन संसद के अंदर कोई भी बोली हुई भाषा को आप न्यायिक परिधि में नहीं उसको फ्रेम कर सकते। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि अब इसके संबंध में जो मौजूदा सरकार है उसने कुछ नॉर्म्स तय किए थे कि कौन सी भाषा संसदीय और कौन सी भाषा असंसदीय है। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि लोकसभा स्पीकर ने बहुत सारे शब्दों को सेंसर कर दिया गया था जी। जहां तक अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है, तो लोकतंत्र, खासतौर से लोकतंत्र के अंदर जो संसद होता है वो अभिव्यक्ति की आजादी के तो मंदिर माना जाता है। तो वहां पर आप अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन अगर आप उन चीजों का इंटरप्रिटेशन गलत करने लगे, उसको न्यायपालिका में ले जाने लगे, न्यायपालिका की परिधि से बांधने की कोशिश करें, या न्यायपालिका उसको अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन करने लगे अकॉर्डिंग जिस तरह से उसके संबंध में कोई याचिका डाली गई हो कि ये निजी हमला है, ये व्यक्तिगत हमला है या जातिगत टिप्पणी है, तो इसको लेटर ऑन स्टेज पे डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन संसद में जो भी कुछ बोला जाता है वो न्यायिक परिधि से बाहर होता है। व्यक्ति संसद में जाते ही इसलिए है कि वो अपनी भाषा को सभ्य तरीके से संसदीय नॉर्म्स के तहत रख सके, और उसके लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र होता है। लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना की जाए, ताकि उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे और साथ ही साथ व्यक्ति का अपना स्तर भी नहीं गिरना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है ये भारतीय जनता पार्टी में भी लागू होता है और कांग्रेस पे भी लागू होता है। सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए,
और कोशिश करनी चाहिए कि संसदीय जो भाषा का इस्तेमाल करके अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को पूर्ण किया जा सके। जी मैं वापस आऊंगी। बता दें कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। और महात्मा गांधी का ये कोटेशन है जो कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और हमारे साथ ममता रतूड़ी जी भी जुड़ चुकी है जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। ममता रतूड़ी जी, क्या कुछ कहना चाहती है राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट को लेकर भी और साथ ही साथ जो कोर्ट ने सजा सुनाई है इसको लेकर भी? जी, सभी को नमस्कार जी। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो भी भाषा का प्रयोग करा और लोकतंत्र पे जो उन्होंने सवाल उठाए, उसकी एवज में उनको जो सजा मिली है ये तो होना ही था। ये सजा मिलने से एक बात स्पष्ट हो गई है कि लोगों का और ज्यादा संविधान पे जो है अपना संविधान पे उनका मजबूत हुआ है। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी एक लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और वो इस तरह की भाषा का आज से नहीं, हमेशा से ही उनपे इतने मीम्स भी बनते हैं, इतने जोक्स बनते हैं। ऐसे ही उनको पूरा देश पप्पू नहीं कहता, उनको कोई भी सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जब वो एक लोकतंत्र पे और संविधान पे सवाल उठाएंगे तो ये बात कोई मामूली नहीं होती कि आप देश से बाहर जाके एक तरफ तो मोदी जी देश की छवि को सुधारने का काम कर रहे हैं, इतना उन्होंने देश का मान सम्मान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ाया है। और आप एक बात ऐसी हल्की बातें करके आते हैं कि आप अपने ही देश को नीचा गिराने की साजिशें रचते हैं, बाहर देश में जाकर के इस तरह की बातें कहते हैं कि लोगों का विश्वास उठ जाए भारतीय लोकतंत्र से, संविधान से। तो ये तो कोई भी सहेगा नहीं। ये तो सरासर, ये ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी के, ये अगर किसी भी पार्टी के व्यक्ति ऐसा काम करता है जो कि एक जिम्मेदार पद पर है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। तो ममता जी, आपको ये जानकारी है कि उन्हें ये जो उन पर उनको दोषी करार दिया गया है वो किस मसले पर दिया गया है? मैं आती हूँ बिलाल जी आपके पास। मैं वही कह रहा था, मेरा ख्याल है ममता मैम उससे एक्वेंटेड नहीं है। जो इशू है उनको उसके बारे में पता नहीं, इसलिए वो इस तरह की बात करें। नहीं तो लोकतंत्र का इशू है, नहीं संविधान का इशू है। इशू कुछ और है। मेरा ख्याल है उनको इसका अभी ज्ञान नहीं है, अभी लेटेस्ट जुड़ी है ना जी, तो थोड़ा उनसे मिस्टेक हो गई है, तो थोड़ा सा उनको क्वालिफाइंग रिमार्क्स दिया जाए। ममता जी, मैं आपको बता देती हूँ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी का जिक्र मैं नहीं करना चाहती हूँ। हालांकि एक टिप्पणी की थी जो कि गुजरात के ही जो मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं शायद पूर्णेश जी, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था और मानहानि का दावा ठोका था, जिस पर आज फैसला आया और उन्हें दोषी करार दिया गया है। और इस टिप्पणी को लेकर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। खैर, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और राहुल गांधी, एक बार आपको बता दें कि सजा मुकर्रर हुई है 2 साल की, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बिलाल जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। अब आप जिस तरीके से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं या किसी भी जातिगत व्यक्तिगत को टिप्पणी करना, मुझे लगता है बहुत अशोभनीय है और इस मर्यादा को और हर किसी व्यक्ति को ये बात समझनी होगी। हम इस पर पहले पूर्व में भी बातचीत कर रहे थे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। हम देख रहे हैं कि आए दिन सदन में भी बहुत अशोभनीय चीज़ें देखने को मिलती हैं। स्पीकर लगातार विनती करते हैं, लेकिन अब वो सदन का माहौल नहीं रहा। आपने चूंकि बहुत पुरानी, आप जानते हैं राजनीति को भी, आप इस बात को समझते होंगे कि यहाँ पर अब का जो संसद चलता है या जो पहले चलता था उसमें कितना डिफरेंस। देखिए, यकीनन मैं आज भी संसद को कवर करता हूँ। पिछले 20 साल से मैं संसद को कवर कर रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, पहले के लोगों में जब अभिव्यक्ति की आजादी का दायरा देखिए वास्तव में बहुत बड़ा है, और खासतौर से जब आप किसी भी इशू को पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं तो उस पार्लियामेंट एक लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है और उसकी एक गरिमा होती है। तो हर शख्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो लोकतंत्र की गरिमा के साथ साथ अपनी अभिव्यक्ति का स्टेचर भी बना के रखे, अपना भी स्टैंडर्ड मेंटेन करे। जब आदमी अपने स्तर से गिरता है तो उसकी अभिव्यक्ति की आजादी भी गिर जाती है। उसकी अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर वो सुंदरता नहीं बन पाती जिस सुंदरता से वो अपनी बात को अभिव्यक्त करना चाहता है। बिल्कुल। और अभिव्यक्ति की आजादी का दायरा, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत बड़ा। इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाएं या उसको इस तरह से हर्ट करने की कोशिश करें या चोट पहुंचाने की कोशिश करें जिससे लोकतंत्र
के अंदर जो अभिव्यक्ति की सुंदरता है उसको भी क्षति पहुंचे, आपके व्यक्तिगत स्तर को भी क्षति पहुंचे और विषय भी विवादित बन जाए। और खासतौर से मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग मौजूदा सत्ता में होते हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन सरकार को कैरी करने का होता है, वो सरकार में मौजूद होते हैं, तो ये इसका दायित्व जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन पर, उनके कांधों पर ज्यादा होता है कि वो इस अभिव्यक्ति की आजादी का एक उदाहरण पेश करें, एक उसमें सुंदरता पेश करें, ताकि विपक्ष भी उससे इंस्पायर्ड हो। और रहा राहुल गांधी का सवाल, तो राहुल गांधी, जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी को जानता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी भी कवर करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी देखता हूं और सभी विपक्षी दलों को देखता हूं। मेरे को नहीं लगता कि राहुल गांधी किसी को भी व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाने की बात करने की उनकी मंशा रही होगी। लेकिन राहुल गांधी के साथ थोड़ा बहुत ड्रॉबैक ये है क्योंकि वो, उनका हाथ हिंदी में तंग रहा है समय समय पर, और वो अपनी बात को उस स्टाइल में, उस आर्टिकुलेशन से नहीं कर पाते जितना वो कंफर्टेबल अंग्रेजी में रहते हैं, इंग्लिश में रहते हैं। तो लैंग्वेज एरर का तो एक मार्जिन बनता है उनके साथ, उसमें उनको एक छूट मिल सकती है। लेकिन जहां तक सवाल इंटेंशन का है, तो मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी का जो ब्रॉटअप है, राहुल गांधी के जिस परिवार से आते हैं, मेरे को अभी तक उनकी राजनीति के अंदर ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि वो किसी पर व्यक्तिगत हमला करना चाहते हो या इस तरह की मंशा रखते हो। लेकिन लैंग्वेज एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गड़बड़ी हो सकती है और वो एक माफी योग्य है, उस पर इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। रहा सवाल संसद में बोली गई कोई भी कार्रवाई न्यायिक परिधि से बाहर होती है। बिल्कुल। बीजेपी नेता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, ममता जी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको हमने पूरा मसला बता दिया है, अब आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, जो उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी, जातिगत टिप्पणी करी, और अगर इनसे पूछ लिया जाए कि इन पे गांधी सरनेम का जो इस्तेमाल करते हैं और अपने सरनेम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अगर इनसे ये बात की जाए तो ये कहाँ जाएंगे? ये कि इनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। और ये मेरे ख्याल पूरी जनता, पूरे देश की मेरे ख्याल से ये राय होगी कि ये सरासर इन्होंने जो टिप्पणी करी थी वो बहुत गलत है, और आज उनको फैसला सुनाया है न्यायपालिका ने, वो बहुत अच्छा सुनाया है, हम उसके साथ सहमत है, पूरी जनता उनके साथ सहमत है। ठीक है, दर्शकों को एक और अपडेट बता देते हैं। युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस जो है वो इसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है। बिलाल जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आगे हम बातचीत करेंगे। और बता दें आपको कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है, महात्मा गांधी का एक कोटेशन है जिसे उन्होंने ट्वीट किया है। साथ ही साथ हम आपको टीवी स्क्रीन पर वो ट्वीट दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी द्वारा किया गया है। कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा पर रोक लगा दी है, और आपको बता दें कि जो 2019 का ये मामला था, इस पर ही जो आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। साथ ही साथ उनको जमानत भी मिल गई है। राहुल को 2 साल की सजा आपको बता दें सुनाई गई है। सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल को मिली है जमानत। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी को इस पर जमानत मिल गई है। बिलाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बिलाल जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो सदस्यता रद्द करने का मामला लगातार अभी सुनने को मिल रहा है कि उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, इस पर आप जरा प्रकाश डालिए कि क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, जहां तक सदस्यता रद्द करने का सवाल है, ये एक अलग इशू है, क्योंकि राहुल गांधी को ने जो अभी कुछ दिनों पहले लंदन के अंदर एक कुछ अब तो किसी एक प्रोग्राम को एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ इश्यूज उठाए थे कि वहाँ भारत के लोकतंत्र के संबंध में कुछ इशू उठाए थे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी और ये कहा था कि भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जी। तो ये अपना आप में एक डिबेट का इशू हो सकता है कि राहुल गांधी क्या वाकई लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो सिर्फ आरोप है या उसमें कुछ सत्यता है। ये एक डिबेट का इशू हो सकता है।
लेकिन हमें इस बात को यहाँ देखना चाहिए कि इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस को देखने की जरूरत है। देखिए जिस इशू पर आप बात कर रही है मानहानि की, तो ये मानहानि का मसला बहुत पेचीदा और बारीक होता है। आपने देखा होगा अरुण जेटली बनाम अरविंद केजरीवाल भी एक बार बहुत बड़ी बहस छिड़ी थी, जिसमें अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल मानहानि का दावा ठोका था। और अरविंद केजरीवाल से ये गलती हुई थी कि उन्होंने कहा था कि इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। तो अरुण जेटली ने उन पर एक मानहानि का दावा ठोक दिया था। तो वो जो बयान था केजरीवाल का, वो विधानसभा से बाहर का था, बाहर उन्होंने बोला था, तो मानहानि का एक मैटर बनता है, पब्लिक डिस्कोर्स में बोला था। लेकिन ये जो बयानात हैं, ये जो कुछ भी बोला गया है, इसके डायमेंशन डिफरेंट है। पार्लियामेंट के अंदर जो भी कुछ बोला जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए सभी लोग स्वतंत्र होते हैं, और उसमें सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना होता है कि आप जो बोल रहे हैं वो संसदीय है, भाषा के अनुरूप है या नहीं है। इस पर तो एक लोकसभा का स्पीकर नोटिस ले सकता है, या राज्यसभा में कोई बोले जाता है तो सभापति इस पर नोटिस ले सकता है, या आपका एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकता है। लेकिन ये मैटर होते हैं पॉलिटिक्स में, अपने आप को एज लेने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी क्योंकि एक पॉलिटिशियन है, इमर्ज कर रहे हैं, और जितना उन पर हैमरिंग की जाएगी, मेरा ख्याल है उनकी छवि और बढ़ जाएगी। एक समय होता था जब प्रधानमंत्री, जो अपना आप इंस्टीट्यूशन, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तो उन पर भी इस तरह के हमले किए जाते थे, और नरेंद्र मोदी जी मजबूत होकर उभरे थे। लेकिन आज राहुल गांधी विपक्ष में है, तो अगर ज्यादा उन पर सत्ता पक्ष की तरफ से हमले किए जाते हैं, तो उनको एक सिंपैथी मिलने की चांसेस रहते हैं, उनका एक स्टेचर बढ़ जाता है, एक पब्लिक सिंपैथी वो गेन कर सकते हैं, उनका कद बढ़ जाता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब आदमी विपक्ष में होता है तो उसके साथ एक सिंपैथी वेव होती है। जी बिल्कुल। बिलाल जी, हम वापस आएंगे, एक बड़ा अपडेट और भी दर्शकों को बता देते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने भाई के बचाव में ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि डरे हुए सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरे भाई ना कभी डरे हैं, ना कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। और ममता जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, उसके बाद बिलाल जी आपकी। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, जो पूरी देश की जनता ने इनको नकार दिया है, उसके बावजूद भी जो आप कह रहे हैं कि इनको सिंपैथी मिलती है, ये है, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इनकी सिंपैथी नहीं मिलती है, इनकी मजाक उड़ाई जाती है। बच्चा इनकी मजाक उड़ाता है। मेरे स्कूल में मेरी बिटिया भी जाती है, वो भी बताती है कि मम्मी राहुल गांधी पे जोक सुनाते हैं, हम लोग भी सुनाते हैं और हमारे क्लास के बच्चे भी। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से एक मजाक का पात्र बने हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो है संसद जो है एक लोकतंत्र का मंदिर होता है, और वहां पर जो अभी रिप्रेजेंट करते हैं वो आप अपने संस्कार और अपने क्षेत्र की समस्या और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि आप कहाँ से आते हैं और क्या आपकी बुद्धि है और क्या नॉलेज है आपकी। और वो हमेशा ऐसी बातें करके जाते हैं संसद में जो कि एक मजाक का इशू बन जाता है, और एक किसी ना किसी मुद्दा ऐसा करके जाते हैं। कोई भी ना तो विकास के मुद्दे पे बात करते हैं, नहीं उनका कोई ऐसा कोई सजेशन होता है जो देश के हित में हो। उनका हमेशा देश की छवि को बिगाड़ने में ही उनका ये रहती है, उनके सारे बयानबाजी आप देखेंगे, उनकी पॉलिसी उठा के देख लीजिए। एक तरफ तो देश जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, और एक बाहर जाके देश तोड़ो वाली बातें करके आते हैं बाहर देश में जाकर के। तो इनको कोई भी सीरियस नहीं लेता है। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इनको जो इतना संविधान ने भी इनको फटकार लगाई है, एक बार नहीं कई बार इनको कोर्ट ने फटकार लगाई है, और इस बार तो इनको सजा का भी प्रावधान हो गया इनके, तो इस बार इनको भगवान राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि दे, यही मेरी प्रार्थना है। बिलाल जी, देखिए, जहां तक प्रियंका गांधी के ट्वीट का सवाल है, और प्रियंका गांधी की का ट्वीट ये बताता है कि भाई को बहन का एक राजनीतिक समर्थन मिला है, वो अपने भाई को एक बैकअप देना चाहती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या सिटिंग मुख्य कैबिनेट मिनिस्टर्स हों या चीफ मिनिस्टर्स हों, आपके सामने उन सबकी बयान मौजूद है, और मैं यहाँ इस वक्त उनको कोट नहीं करना चाहता। दरअसल प्रॉब्लम क्या है,
ये मैं तो एक जर्नलिस्ट के फॉर्म में अपनी बात रख सकता हूँ। ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है, उनकी लीगल डिपार्टमेंट की बनती है कि अगर कांग्रेस के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी से अपमानित या व्यक्तिगत हमले होते हैं, तब आपका कांग्रेस पार्टी का लीगल डिपार्टमेंट क्यों सोया रहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यही डिफरेंस है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने प्रधानमंत्री की छवि को पर किसी भी तरह की टिप्पणी, अपमानित टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी या सो कॉल्ड टिप्पणी पर लेकर फॉर लीगल बैटल में उतर आते हैं, जबकि कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के लोग सोते रहते हैं। उनको बिल्कुल इस चीज से कंसर्न नहीं है कि उनके नेता पर व्यक्तिगत हमला हो रहा है। और आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो उनको मैं यहाँ पर नहीं गिनाना चाहता, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कांग्रेस का उन ड्रॉबैक्स को गिना सकता हूँ जिस जिम्मेदारी को कांग्रेस का लीगल डिपार्टमेंट निर्वाह कर सकता था, उसने अच्छी तरह से नहीं निभाया। साथ ही साथ मैं यहाँ भी ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट है। तो जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक आइडियल, जिसको पार्टी का नेता माना जाता है राहुल गांधी को, जिससे सभी लोग इंस्पायर्ड होते हैं और वो पार्टी के सो कॉल्ड एक वन मैन शो भी माने जाते हैं, जब उन पर हमले होते हैं तो उनके बैकअप के लिए सारे जनरल सेक्रेटरीज या प्रदेश अध्यक्ष उनके बैकअप में क्यों नहीं उतरते? ये तो कांग्रेस का अपना ड्रॉबैक है। कांग्रेस को अपने ड्रॉबैक्स को ठीक करना चाहिए। कांग्रेस के सोनिया गांधी पर जब व्यक्तिगत हमले होते हैं तो कांग्रेस का लीगल डिपार्टमेंट क्यों केस लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जाता? तो कांग्रेस की अपनी कमजोरियां हैं, कांग्रेस को अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करना पड़ेगा। रहा राजनीतिक लड़ाई का सवाल, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, दोनों राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, लड़ाई होती है और इस तरह की लड़ाई आगे भी जारी रहेंगी। और ये सब पब्लिक डिस्कोर्स में जाती हैं बातें, इसका अपना एक नरेशन होता है, इसका अपना एक परसेप्शन डेवलप होता है। लेकिन कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके बैकअप देने की कोशिश करी अपने भाई को, एक पॉलिटिशियन होने के नाते, जनरल सेक्रेटरी होने के नाते और भाई होने के नाते, इसी तरह का बैकअप कांग्रेस के सभी जनरल सेक्रेटरीज को, सभी नेताओं को, सभी प्रदेश अध्यक्ष को, सभी सेल के डिपार्टमेंट को, खासतौर से लीगल डिपार्टमेंट को इस डिस्कोर्स को सीरियसली लेना चाहिए कि वो अपने नेता के पीछे इतनी मजबूती से क्यों नहीं खड़े होते, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खड़े होते। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और दर्शकों को अपडेट बता देते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी धारा 504 के तहत दोषी करार हुए हैं। फिलहाल उनको जमानत मिल गई है। और यहाँ रुकें, छोटे से ब्रेक के रजौल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यहाँ पर राहुल गांधी को आपको बता दें कि सूरत कोर्ट में 2019 के मामले पर 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिस पर फिलहाल जमानत भी राहुल गांधी को मिल गई है। प्रियंका गांधी भी उनके बचाव में ट्वीट कर रही है। राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब कोर्ट के अंदर जो आ रहे थे राहुल गांधी। आपको बता दें कि जिस वक्त ये फैसला आया उस वक्त सूरत कोर्ट में ही मौजूद थे राहुल गांधी। कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रेश जी, आपका क्या कुछ कहना चाहते हैं? राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। जब हम बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इस तरह की घटनाएं जीवन में आती रहती हैं। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में भी कई बार जेल गए। उस समय अंग्रेजी हुकूमत को भी लगता था कि गांधी जी जो कह रहे हैं, जो नेहरू कह रहे हैं, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे महान क्रांतिकारी कह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जो कह रहे हैं, वो गलत है। ठीक उसी प्रकार से आज देश के लोगों के हक और हुकूक की रक्षा करते हुए राहुल गांधी जी जो बयान दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, चंद्रेश जी, किसी को चोर कह देने से देश का भला कैसे हो सकता है? मुझे क्या आप इस बात पर जवाब दे सकते हैं कि किसी को चोर कह देने से इसमें देश का भला कैसे छुपा हुआ है? मैडम, न्यायालय के निर्णय पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रसित है और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया निर्णय है, क्योंकि इस तरह का निर्णय न्यायालय नहीं ले सकता। मैंने उस बयान को पढ़ा है, मैं भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे मालूम है राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में 4 मोदी हैं, एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है। इसमें कहां से मोदी समुदाय का जो है अपमान हो गया? इस तरीके से तो कोई देश में बयान ही नहीं जारी करेगा।
यह भारतीय जनता पार्टी की एक दमनकारी नीति है और इस तरह के जो न्यायालय के निर्णय हैं, जिस समय अंग्रेजी कोर्ट जिस प्रकार से निर्णय लिया करती थी ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, मैं उसी तरह का निर्णय मानता हूं और कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इसे नहीं घबरा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राहुल गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जो महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस थे, नेहरू थे, गांधी जी, उनकी श्रेणी में आ चुके हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कपकपाहट है, थर्राहट है और कांग्रेस के खेमे में उत्साह है। 2024 में हम सरकार बनाएंगे, पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रेश जी, हम देख रहे हैं जगह जगह पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? जगह जगह पर हम देख रहे हैं हम लोगों द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है, संसद में भी जमकर हम देख रहे हैं विपक्ष। व्यक्ति की आजादी दिया है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, हमें भी है, आपको भी है, पैनल में बैठे हुए जो वरिष्ठ नेता हैं, पत्रकार हैं, उनको भी अधिकार है। सभी अपने अपने पक्ष में अपना अपना तर्क देंगे, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कहूंगा कि इस तरह की घटनाओं से कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई बेचैनी नहीं है, घबराहट नहीं है। कांग्रेस पार्टी में उत्साह है, हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। 2024 में हम सरकार भी बनाएंगे और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि सत्यमेव जयते, सच्चाई छुप। बिलाल सब्जवारी जी, अभी आप चूंकि लेट से आए हैं, अभी बिलाल सब्जवारी जी, चंद्रेश जी एक बात कह रहे थे कि ये बीजेपी का जो एक्टिव रहता है, जहां पर हम देखते हैं कि कोई भी टीका टिप्पणी हो तो जिस तरीके से लीगल एडवाइजर्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, वो उनको पता होता है कि कब उन्हें किस बयान पर क्या करना है। आपके क्या एडवाइजर्स होते रहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम लोग राजनीतिक मूल्य और संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप कार्य करते हैं। यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग करता है तो बहुत हद तक हम लोग उसे नजरअंदाज भी कर देते हैं, यद्यपि कि हमारे लिए वो मानहानि हो। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में राहुल गांधी जी से एक भय बना हुआ है और उन्हें लगता है कि राहुल गांधी जी वो सच्चे, ये कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान पर आए थे और इन्होंने देखा कि किस प्रकार से पैदल ही भारत को राहुल गांधी जी ने नाप दिया। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता जा रही है, इस बात का भय पूरे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। यदि कांग्रेस पार्टी उसी नीति पर कार्य की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी पैदा ही नहीं हुई होती। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस पर गांधी जी के मौत के बाद बैन लगा दिया था। लेकिन ममता जी, इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं आपकी। नरम विचार वाली पार्टी है, ममता जी, एक मध्यम मार्गी पार्टी है, वो दक्षिणपंथी और वामपंथी जैसा व्यवहार नहीं कर सकती। तो हमने सभी राजनीतिक दलों को, मतों को, विचारों को देश में फलने और फूलने का अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद सत्ता में चिपकी रहना चाहती है, सत्ता को किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है चंद्रेश जी, प्रतिक्रिया ले लेती हूं मैं जरा यहाँ पर। हालात तक जाने के लिए तैयार है। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगी कि अडानी के मुद्दे पर जो है संसदीय समिति का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है, संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रहा है। देश की जनता जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी का क्या बयान है, क्या राय है अडानी के मुद्दे पर, गृह मंत्री जी का क्या राय है, वित्त मंत्री जी का क्या राय है, क्योंकि अडानी शेयर में आम जनता के पैसे लगे हुए हैं, एलआईसी का पैसा लगा है, एसबीआई का पैसा लगा है, उसमें हमारे पैसे जमा है, आपके पैसे जमा है और उसकी जवाबदेही। ठीक है चंद्रेश जी, वक्त की चूंकि कमी है हमारे पास, ममता जी जवाब दीजिए फटाफट। देखिए, अडानी जी क्या देश छोड़ के भाग गए हैं क्या? पहले तो आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जी की क्या राय है? नहीं, प्रधानमंत्री जी की आप संसदीय समिति के गठन की चर्चा क्यों नहीं करें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का सीधे हाथ है अडानी घोटाले में, सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं? देश की जनता तो जानना चाहेगी ना। आप संसदीय समिति का गठन क्यों नहीं कर रही है उसकी जांच के लिए? 2019 में भी कांग्रेस पार्टी का यही मुंगेरी लाल के और जो भाग गए देश छोड़कर, हम लोग भारी की बात कर रही हैं, जो देश छोड़कर भाग गए उनके लिए आपने क्या किया? आप तो कहते थे कि हम सबको पकड़ कर लाएंगे। जिन्होंने आपकी सरकार में देश छोड़कर भाग गए उनको क्या आप देश में ला पाए? आपने तो कहा था काला धन हम वापस लाएंगे। आज स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन दूना हो गया, आप काला धन क्यों नहीं ला पाए? आपने तो देश में घूम घूम कर कहा था,
आप तो कहे थे प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नहीं दे पाए। मोदी आपने सरकार ने कहा था क्या-क्या काशी कहा, को अगर मैंने बनाएंगे, करा नहीं है, बना सब पाए। अगर ध्यान आपने बैठ ठीक कहा है, देश कभी में ना खत्म बुलेट होने वाली ये जंग, फिलहाल इससे मैं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और राहुल संसद से क्या बाहर होंगे इस पर भी हमने चर्चा की, लेकिन फिलहाल जो प्रक्रिया है उसके तहत राहुल को जमानत मिल गई है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसको लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।